आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं पूछा जाए तो कहेंगे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यदि पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, तो बताएंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अब आप इसके दो प्रकार पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, पहली होती है परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय। पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब आती बात है कि पहली संख्या ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं तो इन्हें देखिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें p और q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ जो q, ये हर में जो q है डज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं। अब वही सारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगे जो q बटा q के रूप में लिखी होंगी और उसका जो हर होगा q वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, ये देखिए। कभी भी जैसे हमने 15 कोई भी संख्या ले ली, ये इसका अंश हो गया, ये क्या हो गया अंश। और जैसे हमने ले लिया 16 ले लिया, ये इसका क्या है, तो ये जो है ये p बटा q के रूप में लिखिए और इसका जो ये हर है, ये हर कैसी है, एक वास्तविक संख्या है, एक पूर्णांक है। तो ये तो एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यही 15 के हर में 0 लगा दे तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका मान अनंत आता है, तो ये परिमेय नहीं होगी। यही इसकी परिभाषा कहते हैं कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, लेकिन जो q है वो जो q हर है वो 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका मान कितना आएगा, अनंत। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q तक में नहीं लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है कि अपरिमेय संख्या क्या होगी, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं अंडर रूट 2, इसे आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका जो मान आता है 1.4 ऐसे चलता चला जाए, तो ये p बटा q के रूप में नहीं। तो अपरिमेय संख्या है सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ या जो उसकी जैसे ऐसे लिखा हो 2.333333, तो ये कैसे हो गई, इसको जो दशमलव प्रसार है ये अशांत और अनावर्ती है, मतलब ये शांत नहीं होगा, अशांत है, इसकी आवृत्ति बार बार होती चली जाएगी। तो ऐसा जब कहीं भी लिखा मिल जाए तो वो अपरिमेय संख्या होगी।
और ऐसा ऋण के अंदर कौन सी संख्या मिलेगी? जो संख्या अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्याओं के ऊपर ऋण लगा दिया जाए तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब अभाज्य संख्याओं की बात आएगी, अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद अब देखिए वास्तविक संख्या पढ़ी कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। सभी परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में ले सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय क्या होता है? जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या में ये भी होता है कि जितनी भी अभाज्य संख्या है उन पे अगर ऋण चढ़ा दिया जाए अंडर रूट तो वो सभी अपरिमेय बन जाती हैं। और अगर उनका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है तो वो सारी कैसी संख्याएं कर पाएंगे? अब देखिए परिमेय के दो पार्ट होते हैं। एक होता है भिन्न और एक होता है पूर्ण। भिन्न तो सबको पता ही है, जैसे आपने लिखा अंश। भिन्न क्या होती है? भिन्न कोई पूछे कि भिन्न किसे कहते हैं तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए कि जिन्हें अंश और अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/5, 4/6, जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो सभी भिन्न कहलाएंगे। जिन्हें p बटा q कहें या अंश बटे हर के रूप में कहें वो सारी भिन्न कहलाती हैं। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर पूछा जाए कि पूर्णांक क्या होते हैं तो पूर्णांक में क्या बता दिया? देखिए पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य भी शामिल होता है, वो सभी ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। तो इसमें लिख लेंगे सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वो सभी वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? सारी सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या तथा उसमें शून्य को भी शामिल कर लेने से वो पूर्णांक हो जाता है। अब आपने जैसे ये संख्या रेखा पे देखा हो कि यहाँ पे होता है 0, इसके आगे जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे अनंत तक इसमें आते हैं धनात्मक तक। और इसकी जगह 0 के इधर आते हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट अनंत माइनस अनंत। चलिए अब इसमें आपको ये एक बात बता देते हैं कि जब हम 0 से धनात्मक की ओर बढ़ते हैं तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा, जैसे 1 कहें तो ये सबसे छोटा, फिर 2 से बड़ा 3, तो धनात्मक में सीधे सीधे बढ़ते हैं। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है? जैसे हमने कहा कि -1 में -1 बड़ा या -5, तो इसमें पूछा जाए कि दोनों में बड़ा कौन सा? तो माइनस में ध्यान रखना कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की उसमें पूछा जाता है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऋणात्मक में जो सी संख्या छोटी होगी वो बड़ी होगी। इसमें सबसे इसमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी? ये तो ये बड़ी है, और जो बड़ी है माइनस के पास ये छोटी संख्या है। देखिए इधर से चलते हैं, ये सबसे बड़ी फिर उससे छोटी ऐसे ये कम होते चले जाते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आपसे अगर 1 रुपया छीना जाए तो आपके पास 9 रुपए बचेंगे, और वहीं आपसे अगर 5 रुपए छीन लिया जाए तो आपके पास 5 ही रुपए बचेंगे। तो उसमें से आप जब एक आपसे लिया था तो आपके पास 9 रुपए बचे थे तो ज्यादा थे, और 5 रुपए लिए आपने से तो आपके पास 5 ही बचे, तो आपके पास बाद में कम बचे
तो बस इसी से समझ जाइए कि जब माइनस की ओर बढ़ते हैं तो माइनस में छोटा संख्या होती है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक के जो प्रकार है उन्हें देखते हैं। पूर्णांक के हमने 3 प्रकार पढ़ने हैं। देखिए, धनात्मक, उसके बाद शून्य, उसके बाद ऋणात्मक। पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। शून्य 0 हो गया, ऋणात्मक जिसके किसी भी संख्या के अगर चिन्ह माइनस का लगा दो तो वो ऋणात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या है, अब इस पे बात आती है कि धनात्मक संख्या है तो जैसे 1 2 3 4 बहुत सारी होंगी। अब धनात्मक संख्याओं के अंतर्गत भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो धनात्मक संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिए, पहला होता है सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरी होती है पूर्ण संख्या, चौथी है प्राकृतिक संख्या और पांचवी है आपकी भाज्य संख्या, छठी है अभाज्य और फिर इसी में आपके पास आ जाती है, इसके नीचे लिखिएगा ये सहअभाज्य। फिर एक आ जाती है जुड़वा भाज्य संख्याएं होती है, उसको भी बता देंगे जुड़वा। तो आप धनात्मक में इतनी संख्याएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य, जुड़वा भाज्य संख्या। तो आपको इतनी धनात्मक में पढ़नी है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं। देखिए, पहली हेडिंग डाली सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए। इसका सीधा सीधा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको नियम पढ़ने होंगे। जैसे दो हम अब ये पता चलेगा कि 2 4 6 8 तो चलो 2 से कट रही है, 50 तक कट रही है, 100 कट जाएगी। लेकिन इसी में अगर बड़ी संख्या ले ली जाए, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए, अब ये पूछा जाए कि ये 2 से कटेगी या सम है विषम है, कैसी संख्या है ये 2 से कटेगी, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आपको नियम पता होने चाहिए। तो जैसे पूछा जाए ये 2 से कट रही है तो आपको बस इकाई अंक देखना है, इसका वंश प्लेस इकाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो इसका इकाई अंक देना, किसी भी संख्या का अगर वो देखना है आपको 2 से कट रही है तो सिर्फ आप उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक पे यदि 0 2 4 6 8 इसमें से कोई अंक आ जाए तो समझ लेना वो 2 से 100% कटेगी। तो ये तो हो गया हमारी सम संख्या है। और सम संख्या है 2 से 0 2 4 6 8 10 ऐसी अनंत तक संख्याएं हैं जो सम संख्या है हमारी। इसके बाद बात आती है विषम संख्या। देखिए, दूसरे नंबर पे है विषम विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे।
विषम संख्या है। देखो सम संख्या का पढ़ा कि वे संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए। विषम संख्या का वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे। अब इसमें उदाहरण के लिए लिख लेंगे कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसी अनंत तक संख्याएं हैं जो विषम संख्या है। इसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बारे में देखो जानते हैं थोड़ा बहुत। दूसरे नंबर पे है पूर्ण पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं तो सम्मिलित होती है, बस जो पूर्ण संख्या है इसमें जीरो और सम्मिलित होता है, शून्य। तो इसमें लिखेंगे ये जो चिन्ह बनाते हैं ये अनंत का है। जैसे 8 लोग ऐसे बनाते हैं यार, तो इसको बस कुछ नहीं इसको लिटा देना ऐसे, फिर ये अनंत का चिन्ह हो जाता है। तो शून्य से अनंत तक सभी संख्याएं संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जैसे पूछा जाता है कि जीरो एक, कभी कभी ऑप्शन में जीरो पूछा जाता है कि जीरो की कैसी संख्या है, तो जीरो में अगर ऑप्शन में सम संख्या दिया है तो आप सम मानेंगे। अगर नहीं दिया है सम ऑप्शन और उसमें अगर पूर्ण ऑप्शन पूर्ण संख्या दिया है ऑप्शन, तो आप पूर्ण उसमें मानेंगे पूर्ण संख्या है। अगर जीरो पूछा जाता है कैसी संख्या है तो पूर्ण संख्या है। इसके बाद आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। ये भी लिख सकते हैं, जिनसे वस्तुओं की गणनाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। प्राकृतिक संख्या ये भी कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब ये पूछा जाता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो आंसर होना चाहिए हाँ। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित हो जाता है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए। अब इसके आगे हमारी जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यौगिक संख्या है। यौगिक इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड नंबर। इसको दूसरा नाम लिख सकते हो आप यौगिक यौगिक संख्या है। तो इसका भाज्य संख्या में अगर कहीं ना लिखा है तो यौगिक संख्या आ जाए तो वो समझ आना कि ये भाज्य संख्या है। तो अब भाज्य संख्याओं की बात आती है कि भाज्य संख्याएं के लिए करते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से तो कटे। एक से ये पता होगा कि आपको जितनी भी संख्याएं वो सभी एक से तो कटती है,
तो ऐसी संख्या एक से कटे और स्वयं, अब कोई संख्या होगी वो स्वयं से तो कटेगी, तो ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से तो कटे और भी किसी नंबर से कटनी चाहिए और भी किसी अंक से कटनी चाहिए, तो वो कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। इसके दो तरीके से बता सकते हैं भाषा भाषा कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, और एक ये भी बता सकते हैं कि भाज्य संख्याओं भाज्य संख्या एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें दोनों लिख लेंगे हम। पहले नंबर बात ये कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड होते हैं इसके लिए समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 12 ले गया, ठीक। अब ये पहले एक से तो कटेगा, 12 से कटेगा। अब आप ये देखिए कि और एक से तो कट रहा है, 12 से कट रहा है, और किस किस संख्या से कट रहा है, तो ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और अब देखिए एक ये स्वयं एक हो गया, ये स्वयं हो गया, इससे तो कट ही रहा 12, लेकिन जो ये चार में अलग अलग संख्या है उनसे भी 12 कट रहा, तो ये 12 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ये तो उदाहरण हो गया। अब एक और परिभाषा जो लिख सकते हैं, वह संख्या वह संख्या जो वह संख्या जो एक तथा स्वयं स्वयं को छोड़कर, मतलब एक और स्वयं से तो कटेगी, छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कटेगी, अन्य संख्याओं से भी कटेगी, तो वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या, मतलब कंपाउंड नंबर। अब कंपाउंड नंबर, अब परिभाषा दो बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दूसरा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कटे, एक और स्वयं से तो कटेगी, और फिर इसको छोड़कर और भी अगर किसी संख्या से कटती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्यों? क्योंकि एक देखो, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, तो इसको तो छोड़ देंगे। अब दो पे आ जाते हैं, तो दो एक से कटता है और दो से कटता। आप बताइए कि आप दो जो है और किसी संख्या से कटता है? नहीं करता। तीन देखिए, तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा, मतलब ये एक से कट रहा और स्वयं से कट रहा। अब चार आता है, तो चार एक से कट रहा, चार से तो कटेगा, लेकिन ये दो से भी कट रहा, तो इसके दो से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब ये सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछी जाती है तो वो कौन सी है? चार। यहाँ पे लिख भी लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो बताएंगे 4। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को भी दो तरीके से बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके
आवाज संख्या में क्या बताएंगे? बेस संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरे क्या बताएंगे कि वे संख्या है जो एक और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, तो इसकी सेकंड परिभाषा क्या लिख देंगे? वह संख्या जो वह संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे और किसी से न कटे, मतलब एक से कट जाए और स्वयं से कटे और किसी भी अन्य संख्या से ना कटे, वो कैसे संख्या होती है? भाज्य संख्या। तो अब इसके लिए इसको हम इरेज करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें बातें जो आपको देखनी होगी। देखिए, पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और देखिए, ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दो तरीके से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछी जाएगी तब भी दो आएगा। तो ऐसा नहीं पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य, इसके बीच में क्या लगा दे? सम। क्यों? सम अभाज्य संख्या पूछी जाए सबसे छोटी तब भी दो आएगा। क्यों? क्योंकि दो एक अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी, इसलिए अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो दो भी है, पूछा जाए सबसे छोटी सिर्फ अभाज्य संख्या तो दो, तब भी दो होगा आंसर। पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दो के बाद विषम संख्या क्या आती है? तीन। तो तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य हो गई। अब बात आती है दो अंकों की। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो आप उसका उत्तर 97 देंगे। क्योंकि पूछा जाए दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों में सबसे बड़ी एक यही 97 है। और अगर यदि पूछा जाए कि तीन अंकों में सबसे छोटी, तीन तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछा जाए कि तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे 101, 101। ये तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये तो कुछ बेसिक है। अब पूछा जाता है कि एक से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है तो 25। एक से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है 25। पूछा जाए एक से 50 तक कितनी होती है तो 15 बताएंगे। 50 से 100 तक पूछी जाए तो आप 10 अभाज्य संख्या बताएंगे। अभी आपको दो से एक से 100 तक लिखा भी देंगे। अब इसमें एक और पूछ दिया जाता है कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 7 बताएंगे। तो अभी लिख लीजिए आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखा दें। देखिए, लिखिए। सबसे पहले आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89 और 97। देखिए आप गिन लीजिए 25 ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितनी है? 25। ठीक। अभी आप बताया था कि हमने 1 से 50 तक कितनी है, तो आप यहाँ से देखिए 50 तक यहाँ तक आती है, इतनी हो जाएंगी आपकी 15, और 50 से 100 तक इतनी हो जाएंगी आपकी 10। ये लिख लीजिए अभी। इसके बाद आवाज संख्याओं के जो बाद वाला टॉपिक आता है वो आता है अवसय आवाज संख्या। तो सह आवाज संख्या भी देख ले। क्या? सहे सहे आवाज संख्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं को को प्राइम नंबर। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है? सही आवाज, आवाज तो है लेकिन सही आवाज संख्या ऐसी दो आवाज संख्या है जिनका मासा एक हो। ऐसी दो आवाज संख्याएं जिनका मासा एक हो, तो लिख लेंगे ऐसी दो आवाज ऐसी दो आवाज संख्याएं, सीधे सीधे लिखेंगे कि दो आवाज जिन दो आवाज संख्याओं का मासा, मासा मतलब एचसीएफ, मासा एक हो। सही आवाज संख्या क्या होगी? तो वो प्राइम नंबर जिन दो आवाज संख्याओं का मासा एक हो वो सहवाज संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए लिख लेते हैं, जैसे 2 3, ये दो आवाज संख्या है, उनका मासा कितना आएगा? एक। इसलिए 3 5। ठीक। इसके बाद हमें ले लो 7 11, इनका भी मासा एक आएगा। तो दो सहवाज संख्याएं पूछी जाए तो बता दूंगा दो आवाज संख्याओं जिन दो आवाज संख्याएं जिनका मासा एक हो, बस इतना है इसमें, लिख लेंगे हम। इसके बाद आता है हमारी जुड़वा आवाज संख्याएं। जुड़वा आवाज संख्या। देखिए जुड़वा आवाज संख्या क्या होती है? जुड़वा आवाज संख्या ऐसी दो क्रमागत आवाज संख्या है, ऐसी दो क्रमागत आवाज संख्या है जिनके बीच का अंतर दो हो। लिख लेंगे ऐसी क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो, क्रमागत का मतलब होता है क्रम में, लगातार क्रम, इनका क्रम होना चाहिए, नहीं कि उठाली 3 और उठाली 79, इनका क्रम नहीं, लगातार होनी चाहिए क्रम से। तो ऐसी क्रमागत, ऐसी दो क्रमागत, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं जिनके ऐसी ऐसी दो क्रमागत संख्याएं जिनके बीच का अंतर अंतर दो हो। क्या? ऐसी दो क्रमागत संख्याएं, क्रम में दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो, अगर यदि उन दोनों क्रमागत आवाज संख्याओं को आपस में घटाया जाए तो उनका अंतर दो आना चाहिए। देखिए कैसे,
जैसे पहली दो क्रमागत कौन सी हुई, 2 3, तो पहली दो क्रमागत है 2 3, इनके बीच का अंतर 1 है, नहीं है, तो यहाँ पे जुड़वा संख्या नहीं। देखिए 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3, देखिए लगातार है क्रमागत है, 1 के बाद 5 आती है आवाज संख्या, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2, तो पहली तो कौन सी होगी, जुड़वा आवाज संख्या है 3 और 5। आगे देखिए 5 और 7, 5 के बाद 7 तो आता है आवाज संख्या, तो 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, तो एक ये होगी। 7 और 11 आवाज संख्या क्रमागत देखनी है, तो 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है, इसमें 4 आएगा, तो ये नहीं हो सकती। 11 और 13 के बीच का अंतर, 11 और 13 के बीच का अंतर 2 है, तो तीसरी संख्या ये होगी जुड़वा। अब देखिए 13 और 17 के बीच का अंतर 4 है, तो ये नहीं होगी। 17 19 के बीच का अंतर 2 है, तो ये भी हो गई। 19 23 नहीं हो सकती, 23 29 नहीं होगी, 29 31 इसके बीच का अंतर 2 है, 31 37 नहीं होगी, 37 41 नहीं हो सकती, 41 और 43 इनके बीच का अंतर 2 आएगा। 47 53 हो सकती है, 47 53 हो जाएगी, नहीं होगी, 53 59 नहीं होगी, 59 61 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 2। 61 67 नहीं होगी, 67 71 नहीं हो सकती, 71 और 73 क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 2। 73 79 नहीं होगी, 79 83 नहीं होगी, 83 89 नहीं होगी, 89 97 नहीं होगी। देखिए कितनी संख्या मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूछा जाए 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो लिखेंगे 8, देख लेंगे 3 5 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41 42 59 61 71 73। आज के लिए इतना ही, नोट कर लेंगे। धन्यवाद।